हेलो दोस्तों, लखनऊ की ऐतिहासिक इमारतों के पहले पार्ट में हमने भूल भुलैया, बड़ा इमामबाड़ा, आसवी मस्जिद और शाही बावली की पूरी यात्रा की। आज की इस पार्ट में हम चलिए बाकी की जगहों को घूमते हैं। सबसे पहले हम चलेंगे बड़े इमामबाड़ा के अंदर। सबसे पहले आपको बगल में ही जूते चप्पल उतारने होंगे, जिसके चार्जेस हैं 2 रुपये पर जोड़ी। ये अंदर जाने का मेन गेट है। यहाँ पर आपके टिकट की चेकिंग होगी और यहाँ पर आप गाइड भी ले सकते हैं। चलिए अब हम बड़े इमामबाड़े के अंदर चलते हैं। ये है इमामबाड़े का बड़ा पहला हॉल। उसके बाद दूसरा मेन हॉल है, वहाँ हम चलते हैं। अंदर प्रवेश करते ही आपको आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहेगा। एक 50 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा एक बड़ा सा हॉल, बिना एक पिलर का। ईरानी वास्तुकार किफ़ायतुल्लाह द्वारा बनाई गई यह एक ठेठ मुगल शैली में बनी इमारत है, जिसमें एक भी लोहे का प्रयोग नहीं हुआ है। यह इमारत शिया संप्रदाय के लिए महत्वपूर्ण इमारत है, क्योंकि यह इमाम हसन और हुसैन अली की याद में बनाया गया है और यहाँ पर तमाम प्रकार के शाही जरी और ताजिया आदि रखे हुए हैं। इमारत की खासियत यह थी कि कोई दीवार के एक कोने से बोलता था तो दूसरा कोने पर बैठा आदमी उसको सुन लेता था। ऐसे झरोखे बनाए गए हैं कि जिससे अंदर का आदमी बाहर के आदमी को देख ले और बाहर का आदमी अंदर के आदमी को न देख पाए। अब हम इसी इमारत के दूसरे पार्ट में चलेंगे, जिसे चाइनीज हॉल कहते हैं। चाइनीज हॉल एक अद्भुत गुंबदाकार इमारत है, जहाँ पर आपको बहुत ही उत्तम किस्म के झरोखे और चाइनीज प्लेटें आज दिख जाएंगी। बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ की सबसे प्रमुख इमारतों में से एक है, तो जो भी लखनऊ आता है तो वो एक बार यहाँ पर जरूर आता है। अब बड़े इमामबाड़े पर काफ़ी समय व्यतीत करके अब हम आगे के लिए बढ़ेंगे। क्लॉक रूम से अपना बैग वापस ले लीजिए और बाहर आ जाइए। बाहर निकलते ही आपको रिक्शे और तांगे वालों की भीड़ दिख जाएगी, जो आपको रूमी दरवाज़ा, सतखंडा, क्लॉक टावर और छोटा इमामबाड़ा घुमाने के 50 रुपये चार्ज करते हैं। वैसे ये सारी जगहें सिर्फ 1 किलोमीटर के अंदर में हैं, तो आप पैदल भी जा सकते हैं। सामने आपको रूमी दरवाज़ा दिख जाएगा, जो इस तरफ से तो ऐसा दिखता है, लेकिन दूसरी तरफ से एकदम से अलग दिखता है। लखनऊ का प्रवेश द्वार। सूफी फ़कीर रूमी के नाम पर बनी यह इमारत 60 फीट ऊंची है। इसे नवाब आसफुद्दौला ने 1784 से 1786 के बीच में बनवाया था। ऊपरी भाग में बनी छतरीनुमा आकृतियां और सबसे ऊपर स्थित लैंप यहाँ का सबसे अच्छा नमूना है। इस इमारत को तुर्किश गेट भी कहा जाता है, क्योंकि तुर्की के सुल्तान के दरबार का यह हूबहू नमूना था। अब रूमी दरवाजे से आगे बढ़ेंगे और थोड़ी ही दूर चलेंगे तो हमको दिख जाएगा क्लॉक टावर। यह घंटाघर भारत का सबसे ऊंचा और दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा क्लॉक टावर है, जिसकी ऊंचाई 221 फीट है। इसका निर्माण 1882 से 1887 के बीच नवाब नसीरुद्दीन हैदर ने करवाया था। क्लॉक टावर के आसपास के इलाकों को सुंदर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। एक छोटा सा तालाब बना दिया गया है, जो कि बहुत अधिक सुंदर दिखता है। पास में ही पिक्चर गैलरी है, जहाँ पर नवाबों के और लखनऊ की शान शौकत की सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं। इस जगह के बस बगल में ही स्थित है सतखंडा। पीसा की मीनार और कुतुब मीनार की तर्ज पर नवाब मोहम्मद अली शाह इसे दुनिया का 8वां अजूबा बनाना चाहते थे। दुर्भाग्य से जब 4 इमारत ही बन पाई थी, तभी नवाब का निधन हो गया और उसके बाद से काम को रोक दिया गया। नवाब इसको वॉच टावर के रूप में बनाना चाहते थे, जिससे वे पूरे लखनऊ शहर को यहाँ से देख सकें। अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे और आगे हमको रूमी दरवाज़ा जैसे ही एक गेट दिखेगा, वहाँ से आगे बढ़ेंगे और हम पहुँच जाएंगे छोटा इमामबाड़ा। छोटा इमामबाड़ा को हुसैनाबाद इमामबाड़ा भी कहा जाता है। इसके टिकट्स भी बड़े इमामबाड़े वाले टिकट में ही इंक्लूड रहेंगे। इसका निर्माण सन 1837 में मोहम्मद अली शाह ने करवाया था और यहाँ पर मोहम्मद अली शाह और उनकी मां की कब्र भी है। साथ ही साथ इस सरोवर के चारों तरफ ताजमहल से मिलती जुलती कुछ इमारतें बनवाई गई हैं, जो कि सफ़ेद रंग की हैं और जिनमें नवाब के रिश्तेदारों के, जैसे उनकी बेटी और दामाद आदि सभी के मकबरे स्थित हैं। इसको बनवाने की कहानी भी बड़े इमामबाड़े जैसी ही मिलती है। कहते हैं कि मोहम्मद अली शाह के समय में भी अवध में भीषण अकाल पड़ा और उसकी पूर्ति के लिए मजदूरों को अनाज देने के लिए ये मकबरे का निर्माण किया गया। यहाँ भी जूते चप्पल 2 रुपये में जमा करके हम आगे चबूतरे पर बढ़ेंगे। चबूतरे पर भी एक छोटा सा सरोवर है, जिसके फव्वारे यहाँ की सुंदरता में 4 चांद लगाते हैं। सफ़ेद संगमरमर और अद्भुत नक्काशियों से बने इस इमारत के आंतरिक दृश्य और भी अधिक सुंदर हैं। यहाँ के साजो सामान और ताजियों को बेल्जियम से, तुर्की से और ईरान से और बहुत सी जगहों से लाया गया। इनकी सुंदरता और चकाचौंध देखकर आप हैरान रह जाएंगे। मुहर्रम के अवसर पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है। ये सारी जगहें देखकर और पूरा आनंद उठाकर हम धीरे धीरे वापस हो जाएंगे लखनऊ जंक्शन की ओर। और 4 बाग जंक्शन की रंग बिरंगी और जगमगाती लाइटों के बीच
तिरंगों को देखना एक अपने आप में अलग अनुभव है। तो दोस्तों, इसी के साथ मेरी लखनऊ की यात्रा समाप्त होती है। बहुत जल्दी हाजिर होता हूँ एक नई और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए।